Hello everyone, Namaskar. Welcome to this podcast. I am Kulbhushan Nandwani and I head the sales at NJ Wealth. Today I am very happy to welcome you again to our podcast. So दोस्तों आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हम लोग करने वाले हैं. We are going to discuss about rule based factor investing. और हम लोग आज ये भी कोशिश करेंगे सिंपल शब्दों में ये समझाने की कि ये जो रूल बेस्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग है हाउ इट इज सिमिलर टू सेलेक्टिंग अ विनिंग क्रिकेट टीम ऑल्सो. तो दोस्तों भारत क्रिकेट के लिए जाना जाता है. वी हैव लॉट ऑफ क्रिकेट फैंस इन इंडिया एंड वी नो दैट टू क्रिएट अ विनिंग क्रिकेट टीम जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें यू डोंट सी जस्ट द फॉर्म ऑफ द प्लेयर्स और 2-3 स्टार प्लेयर्स. देयर इज अ प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस जहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है वो टीम बनाने के लिए प्लेयर्स की करंट फॉर्म, उनकी कंसिस्टेंसी, उनका टेम्परामेंट, वो प्रेशर में कैसे बिहेव करते हैं, सो दे ट्राई टू सी अ ओवरऑल ट्रैक रिकॉर्ड अलॉन्ग विद द करंट फॉर्म. तो दोस्तों जो रूल बेस्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग है वो भी लगभग एक सिमिलर है. तो आज हम लोग कोशिश करेंगे रूल बेस्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में और जानकारी लेने की. आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विद यू कि एनजेएमसी इज लॉन्चिंग 2 new NFOs on 10th of July, NJ Momentum Fund and NJ Value Fund. तो दोस्तों ये 2 NFO के बारे में भी समझेंगे आज और सिंपल शब्दों में समझेंगे कि रूल बेस्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या है. तो दोस्तों मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए इन दिस पॉडकास्ट आई हैव मिस्टर निर्मय चौकसी विद मी. थैंक यू. तो निर्मय चौकसी इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट NJMC एंड निर्मय बहुत इंस्ट्रूमेंटल है जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क बना है उसमें he has played a pivotal role. तो वेलकम निर्मय. Thank you Kulbhushan bhai for having me. So निर्मय, before I start discussing about NJ Momentum Fund and NJ Value Fund with you today, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार हम लोग वापस NJMC का अभी तक का जर्नी कैसा रहा है. तो would you please share with all our audience how this journey has been all about till date? Sure. First of all, once again, it is my pleasure to be over here. So थैंक्स फॉर हैविंग मी ओवर हियर एंड सभी एनजे वेल्थ के पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स को मेरी तरफ से वेलकम यू ऑल एंड आई होप कि ये सेशन जो रहेगा उसमें आप कुछ नया सीख के जाओ. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू एनलाइटन एडुकेट एज मच एज पॉसिबल. सो अगर हम बात करें हमारी जर्नी की एनजे एसेट मैनेजमेंट की, तो ओवरऑल एज अ म्यूचुअल फंड हाउस, एज एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन दैट वे वी आर लेस देन 5 years हो. 2021 में हमारा जो है पहला प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड, जो एंड ऑफ अक्टूबर 2026 में जिसको 5 साल कंप्लीट होने वाले. तो वैसे आप देखो तो आवर लॉन्जिविटी, आवर हिस्ट्री पेडिग्री हैज बीन शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ एसेट मैनेजमेंट व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड. बट ओवरऑल अगर मैं हमारी एसेट मैनेजमेंट जर्नी की बात करूं तो हमने 2010 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज PMS का लाइसेंस लिया था. तो दैट वे वी हैव अ हिस्ट्री ऑफ मोर देन 16 years नाउ. एंड द ब्यूटी इज कि 2016 से लेके अभी तक NJAMC ने जो भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, चाहे वो उनके PMS में हो या हमारे म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट्स में हो, हमने 100% ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की फॉलो किया है. दैट इज वाई हमारी ये टैगलाइन में भी आप देख सकते हो कि बिल्ट ऑन रूल्स हम प्राउडली कहते हैं. जैसे NJ ग्रुप जो कहता है बिल्ट ऑन ट्रस्ट, तो उसकी जो ये एक सब्सिडियरी है NJ एसेट मैनेजमेंट, वो कहती है बिल्ट ऑन रूल्स. बिकॉज ट्रस्ट तो है ही बट इट इज पावर्ड बाय रूल्स. हमारा जो पूरा इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी प्रोसेस जो है दैट इज पावर्ड बाय रूल्स. एंड अगर फर्दर में जर्नी की बात करूं तो जैसे मैंने बताया 2010 में वी स्टार्टेड दिस डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी DAAP पोर्टफोलियो. इट वाज अ रूल बेस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी बिटवीन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एंड डेट एंड आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स. सिमिलरली आगे अराउंड 2016-18 के सालों में हमने रूल बेस्ड इक्विटी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, stock portfolios in our PMS, the blue chip portfolio as well as the multi cap portfolio. And फिर as I said finally 2021 के आसपास हमने हमारा म्यूचुअल फंड लॉन्च किया. तो ये हमने किया क्यों? बिकॉज हमने एक चीज नोटिस की कि दुनिया अभी बदल रही है. जैसे टेक्नोलॉजी जो है इट इज चेंजिंग ऑल फैसेट्स ऑफ आवर लाइव्स. आज गूगल या AI 15, 20, 25 साल पहले किसी को पता नहीं था. Amazon
जो एक बुक स्टोर की तरह शुरू हुआ था 20-25 साल पहले, इट इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द जायंट्स इन द ई-कॉमर्स बिजनेस एंड इन द क्लाउड कंप्यूटिंग बिजनेस एज वेल। राइड हेलिंग सर्विसेज उबर की बात करें, ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं था जी। ओवरऑल। हम जो बात करते OTT, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, लोग पहले कोई देखते, किसी को आइडिया नहीं था, DVDs वो सब का जमाना था, बट आज आप देखो कि OTT ने कैसे दुनिया बदल दी है, राइट। तो इट इज नॉट जस्ट अदर इंडस्ट्रीज, बट वी रियलाइज्ड वन मेजर थिंग कि आज हम फॉरेन मार्केट्स की स्पेसिफिकली बात करें तो US मार्केट में एक ट्रेंड बहुत क्लियर हमें दिख रहा था। इन द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री देयर इज अ बिग शिफ्ट दैट इज हैपनिंग इन द इन्वेस्टर्स माइंडसेट। एंड ये बिग शिफ्ट क्या है, तो आज दो प्रकार के जनरली फंड्स होते हैं। एक एक्टिव फंड्स होते हैं, जो हमारा इंडिया का जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है 82 लाख करोड़ का करीबन जो इंडस्ट्री है, मेजॉरिटी ऑफ द 500 प्लस इक्विटी फंड्स दैट आर देयर, ओपन एंडेड इक्विटी फंड्स दैट आर देयर आर दोस ट्रेडिशनल एक्टिव फंड्स, इसे फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, राइट। एंड उसके बावजूद उसके अलावा जो फंड्स होते हैं, जो रूल बेस्ड फंड्स या पैसिव फंड्स होते हैं, रूल बेस्ड एक अलग होते हैं और पैसिव फंड्स एक और अलग होते हैं, जैसे इंडेक्स फंड्स और ETFs। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ US मार्केट की, तो US मार्केट में क्लियर कट थीम ट्रेंड नजर में आ रहा है कि लास्ट 10-15 साल में देयर इज अ क्लियर कट इंटरेस्ट टूवर्ड्स पैसिव एंड रूल बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। सालाना लास्ट 5-10 साल से तो स्पेसिफिकली ये जो ट्रेडिशनल एक्टिव फंड्स है उसमें से इन्वेस्टर का पैसा निकल रहा है, और इस टाइप के जो पैसिव फंड्स या रूल बेस्ड स्मार्ट बीटा फंड्स है जो NJ-AMC भी करता है, उसमें पैसा आ रहा है। एंड आज US मार्केट की मैं फर्दर बात करूं तो आज जो US मार्केट में रूल बेस्ड फंड्स है, जो ETFs है, केवल इक्विटी ETFs, उसका $2.8 ट्रिलियन का AUM हो चुका है। लास्ट 25 साल की आयु में 36% से इट हैज कंपाउंडेड। दैट इज एंड वी ऑल नो रूल ऑफ 72, तो हर 2 साल कंपाउंडिंग होता है उसमें, बिकॉज एट अ रेट ऑफ 36%। तो दैट इज द काइंड ऑफ ट्रेंड दैट इज हैपनिंग एंड इट इज वेरी क्लियर कट एंड एविडेंट। एंड इंडिया में भी रूल बेस्ड इज अ न्यू थिंग, दिस फैक्टर इन्वेस्टिंग एज यू सेड इज अ न्यू थिंग, बट आज यहाँ पे भी 75,000 करोड़ के आसपास का AUM हो चुका है। एंड लास्ट 5 साल के अंदर, स्पेसिफिकली लास्ट 3-4 साल के अंदर इसमें काफी ट्रैक्शन बढ़ा है। करीबन 150 जितने प्रोडक्ट्स भी अभी हो चुके हैं। Obviously, 75,000 crores in an industry of 82 lakh crores or even equity AUM of 35 lakh crores is very minuscule, but the trend is clear, the shift is clear, it is happening and ये inevitable है, और यही conviction में हम believe करते हैं, और यही चीज़ हमने काफ़ी research किया, और इसी के हिसाब से हमने हमारी ये जर्नी की जो शुरुआत एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर की थी, आगे हम इसको ले जाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप बता रहे हैं कि जो रूल बेस्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग है, दिस इज अ न्यू ट्रेंड इन द इंडियन एसेट मैनेजमेंट बिजनेस। Globally it is a very proven philosophy of investment, but in India also now it is picking, and today we are at about 75,000 crores of assets. बिल्कुल। And it is growing at a very fast pace. बिल्कुल, great. तो डेर में हम जो बात कर रहे हैं रूल बेस्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग की, सो आई वुड लाइक कि ये जो रूल बेस्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग है इसको थोड़ा सिंपल शब्दों में हमारे पार्टनर्स को समझाते हैं, और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके थ्रू उनको भी सिंपल शब्दों में कैसे समझाया जा सकता है कि रूल बेस्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या है। श्योर। सो पहले अपने रूल बेस्ड फैक्टर इन्वेस्टिंग पूरा समझे, उसके पहले फोर्ड फैक्टर क्या होता है वो समझे रहे। तो लेट्स से कि आप क्रोमा या विजय सेल्स में जा रहे हो, आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, राइट। लेट्स से वहाँ पे जो सेल्स पर्सन है आपको 20-30 अलग मॉडल्स दिखा रहा है फोन का, आईफोन दिखाया, ओप्पो दिखाया, वीवो, सैमसंग, लेट्स से मोटोरोला दिखाया, शाओमी दिखाया। नाउ आपको एक फोन लेना है ये 20-30 ऑप्शंस में से, सो आप क्या क्या चीजें देखोगे, व्हाट एस्पेक्ट्स और व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दैट यू विल लुक एट टू टेक द डिसीजन कि क्या मुझे आईफोन लेना चाहिए, या क्या मुझे मोटोरोला लेना चाहिए, या क्या मुझे ओप्पो लेना चाहिए। तो जनरली कोई भी इंसान क्या देखेगा कि प्राइस क्या है, whether it is fitting into my budget or not, कैमरा क्वालिटी कैसी है, बिल्कुल, राइट, कैमरा अच्छा है कि नहीं, आजकल तो सब फोन ही यूज करते हैं तो कैमरा भी अच्छा होना चाहिए, उसका सेफ्टी कैसा है, सिक्योरिटी है कि नहीं, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी वो सब है कि नहीं, स्टोरेज कैपेबिलिटी, स्टोरेज कैपेबिलिटी, कैपेसिटी कैसा है, अच्छा है कि नहीं है,
और साथ में ओवरऑल ब्रांड कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, राइट। तो ये सारे चीजें जनरली दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, हम इसको एस्पेक्ट्स या पहलू बोल सकते हैं। तो ये एस्पेक्ट्स या पहलू जो है दोज आर नथिंग बट द फैक्टर्स। क्योंकि ये फैक्टर्स क्यों है, क्योंकि ये एस्पेक्ट्स है, ये पहलुओं के बेसिस पे मैं ये डिसीजन लूंगा कि क्या मुझे आईफोन खरीदना चाहिए, या क्या मुझे मोटोरोला खरीदना चाहिए, या क्या मुझे सैमसंग गैलेक्सी खरीदना चाहिए, राइट। नाउ लेट्स से फॉर मी, if price is not of much importance but the quality and the brand reliability is most important, तो I may go ahead with an iPhone, right। but let's say कोई और व्यक्ति है जिसके लिए बजट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार है, तो मे बी they may go ahead with a Oppo or a Vivo, right। तो this is nothing but ये फैक्टर्स के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें, तो आज जैसे 20-30 स्मार्टफोन में से आपको एक स्मार्टफोन खरीदना है, वैसे लेट से आज एक फंड मैनेजर है, वो फंड मैनेजर के पास 500 स्टॉक का यूनिवर्स है, अभी उसमें से उसको एक 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है। तो वो क्या क्या चीजें देखेंगे, तो वो भी इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स देखेंगे। जैसे स्मार्टफोन खरीदने के फैक्टर्स है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स है। कुछ ब्रॉडली स्पीकिंग द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम एंड लो वॉलेटिलिटी, राइट। क्वालिटी यानी किस प्रकार की अच्छी बिजनेस है, वेदर इट इज अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस और नॉट, वो जेन्युइन धंधा कर रहा है कि नहीं, मुनाफा कर रहा है कि नहीं, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है कि नहीं, कितना कर्जा लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी। फिर आता है वैल्यू, ये कितने सस्ते दाम पे वो शेयर ट्रेड कर रहा है उसके एक्चुअल वर्थ के सामने, राइट, कितने डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। फिर आता है मोमेंटम, के मार्केट में वो शेयर की प्राइस कैसे ट्रेंड में है, वेदर वो बुलिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड में है, अच्छा एक सेंटीमेंट है या नहीं है। और लास्ट में आता है लो वोलेटिलिटी, तो वो शेयर जो है वो शेयर बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, बहुत अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रही होगी, एकदम वोलेटाइल जर्नी होगी, तो शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में भी इन्वेस्टर को हैरान कर सकते हैं, राइट। तो जनरली ब्रॉडली स्पीकिंग, जैसे स्मार्टफोन में हमने ये 4-5 फैक्टर्स की बात की, वैसे ही कोई भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जब बनाया जाता है तब ये 4 फैक्टर्स जो है उसके आधार पे हम फैक्टर्स के बेसिस पे पोर्टफोलियो को डिजाइन करते हैं, क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम एंड लो वोलेटिलिटी। नाउ फर्दर टू ऐड, क्यों ये 4 ही फैक्टर्स, बिकॉज आज हम सबको पता है कि आज मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, एक हेल्दी बॉडी चाहिए, फिट रहना है लॉन्ग टर्म में, तो मुझे मेरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, proteins, right। तो just like those 4 macronutrients that are there for our overall health and fitness, वैसे ही कोई भी पोर्टफोलियो की लॉन्ग टर्म हेल्थ एंड फिटनेस, इसको हम टेक्निकल भाषा में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बोलते हैं या लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट रिटर्न्स बोलते हैं। तो अच्छे लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये जो 4 फैक्टर्स है, दोज आर लाइक द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट, इट इज प्रूवन बाय मोर देन 20-30 और इवन मोर देन 50 years ऑफ डेटा इन सर्टेन मार्केट्स लाइक यूएस। तो एकदम टाइम टेस्टेड ये चीज है। एंड लास्ट एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये फैक्टर क्या है, हमने समझा, और फैक्टर इन्वेस्टिंग हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज कोई भी हम जो डिसीजन लेते हैं वो ये चारों फैक्टर के आधार पे लेते हैं। बट इसको रूल बेस्ड भी क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये जो हर एक डिसीजन होता है कि मेरा यूनिवर्स क्या है, 500 कंपनी होगी, 200 कंपनी होगी, 300 कंपनी होगी, मेरे पोर्टफोलियो की साइज कितनी रहेगी, 50 शेयर होंगे, 75 शेयर होंगे, 40 शेयर होंगे, या मैं किस प्रकार के स्टॉक्स को चुनूंगा, हाई मोमेंटम को प्रेफरेंस दूंगा या लेट्स से हाई अंडर वैल्यूएशन को प्रेफरेंस दूंगा या क्वालिटी को प्रेफरेंस दूंगा या सबके कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस दूंगा, किस प्रकार के शेयर्स को या किस प्रकार के सेक्टर्स को कितना एलोकेशन में मेरे पोर्टफोलियो में दूंगा, व्हेन विल आई चेंज द पोर्टफोलियो, कब मैं अलग थोड़े स्टॉक्स में से एग्जिट करूंगा, कब मैं नए स्टॉक्स में एंटर करूंगा। तो जनरली जो ये पूरा एक पोर्टफोलियो का मैकेनिज्म है, everything right from that universe to that final rebalancing portfolio allocation is 100% process driven, 100% based on rules। एक एक चीज डिफाइंड है, एक एक चीज क्वांटिफाइड है, and that is why it is a systematic, standardized, process driven approach, and also it has no human biases in it।
बिकॉज आज मैं फंड मैनेजर हूँ या कोई और फंड मैनेजर हो, जब तक वो रूल्स, जो उसकी रेसिपी है, उसके जो इंग्रेडिएंट्स है, वो जब तक सेम रहेंगे तो जो आउटपुट निकल के आएगा वो स्टैंडर्डाइज रहने वाला है. इट इज जस्ट लाइक अ डोमिनोज पिज्जा. कि आप डोमिनोज पिज्जा सूरत में खाओ, नासिक में खाओ या गुड़गांव में खाओ, आपको जो मार्गरीटा चीज बर्स्ट है वो सेम टू सेम ही मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ दैट एंटायर स्टैंडर्डाइज्ड रूल बेस्ड प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच. सो आपने बहुत अच्छे तरीके से जब मैं एक स्मार्टफोन सिलेक्शन के एग्जांपल से जो फैक्टर समझाए हैं, तो इफ़ यू परमिट मैं भी एक थोड़ी कोशिश करता हूँ और लेबल्स समझाने की, प्लीज़. कि दोस्तों, भारत में भी मैं क्रिकेट की बात ही कंटिन्यू करूँगा. तो भारत में सैकड़ों हजारों प्लेयर्स हैं जो आज क्रिकेटर बनना चाहते हैं या क्रिकेट में दे आर इन्वॉल्व. पर अगर एक मुझे या किसी सिलेक्शन कमेटी को 11 लोगों की एक विनिंग टीम बनानी है, तो सिर्फ लोगों के ब्रांड पे या नाम पे टीम नहीं बनेगा. आई होप कि सिलेक्शन कमेटी ऑल्सो फॉलोज अ स्टैंडर्डाइज प्रोसेस, जहाँ पे वो जितने भी प्लेयर्स हैं उनका बैटिंग एवरेज, उसका फॉर्म, उसका स्ट्राइक रेट, उसका फील्डिंग, उसका फिटनेस लेवल, उसका प्रेशर में कैसा परफॉर्मेंस है. तो कैन आई से ऑल दीज आर फैक्टर्स? एब्सोल्युटली. So these are factors to create a standardized winning formula of a cricket team. तो similarly निर्मय जो बताने की कोशिश कर रहे थे, if you want to create a good portfolio, so there are some factors basis which the rules are written, और वो जो criteria के basis पे एक portfolio create होता है. Absolutely. Yes. So great. So निर्मय आगे बढ़ते हुए coming to the topic, 2023 में हमने NJMC का एक फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया था. करेक्ट. और 3 साल से कोई हमने फंड लॉन्च नहीं किया, और अभी फ्रॉम 10th of July वी आर लॉन्चिंग पैरेलली टू मोमेंटम, एनजे मोमेंटम फंड एंड एनजे वैल्यू फंड. Yes. तो मे आई नो द लॉजिक ऑफ लॉन्चिंग दीज टू फंड्स? Right. So, as a fund house, since the beginning, we have been very clear. Right. Okay, we are not in a rat race to gather AUM at the cost or expense of the investor, because investor always comes on top for us. The most priority जो है हमारे लिए, वो हमारे इन्वेस्टर है, फिर चाहे वो जितना भी बड़ा या छोटा क्यों नहीं हो. और वही चीज को ध्यान में रखते हुए आप देखोगे तो करीबन ये 5 साल की जो हमारी आयु रही है, उसमें वी हैव जस्ट लॉन्च 3 core products, right? The Balanced Advantage Fund, which we launched in 2021, the Flexi Cap Fund, as you said, in September 2023, and a few months before that, we had launched our ELSS Tax Saver Scheme in June 2023. Right? तो हमारा थॉट प्रोसेस जो था वो बहुत क्लियर था. वी, एज आई सेड, आवर फंड हाउस, आवर फिलोसॉफी इज ऑलवेज बिल्ट ऑन रूल्स, अनबायस्ड सिस्टमेटिक अप्रोच में पोर्टफोलियोज क्रिएट करने. एंड इवन विद इन दैट हमारी जो एक फिलोसॉफी है, दैट इज क्वालिटी पे फोकस. तो इसका मतलब क्या है कि वो चाहे फिर मेरा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड हो, चाहे वो मेरा फ्लेक्सी कैप फंड हो, चाहे मेरा ELSS टैक्स सेवर स्कीम हो, कोई भी फंड में मैं कोई भी स्टॉक लो क्वालिटी नहीं लेना चाहता. बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन वी आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी, इन अ स्टॉक, वी बिलीव दैट वी आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन अ बिजनेस. So you mean to say कि though we are launching momentum fund and value fund, we will not compromise on the quality. एब्सोल्युटली. आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया, तो मैं अभी उसी पे पिवट करने वाला था कि जो हम मोमेंटम फंड और वैल्यू फंड लॉन्च करने वाले हैं, वो हम लॉन्च इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो हमारा फ्लेक्सी कैप फंड या ELSS है, या इवन बैलेंस्ड एडवांटेज फॉर दैट मैटर, आर 100% क्वालिटी फोकस्ड फंड. बट आज एक इन्वेस्टर को एज अ फैक्टर बेस्ड फंड हाउस, वी बिलीव वी नीड टू गिव डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस डिफरेंट फैक्टर्स एज वेल. तो एक मोमेंटम फंड इसीलिए हम लॉन्च कर रहे हैं, एंड एक वैल्यू फंड जो एक वैल्यू फ्लेवर देता है, एक वैल्यू फैक्टर का फ्लेवर देता है, वो हम लॉन्च कर रहे हैं. बट हैविंग सेड दैट, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, जो क्वालिटी पे फोकस है वो कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है. एंड दैट इज वाई हमारा जो मोमेंटम फंड भी होगा, वो कोई भी मोमेंटम स्टॉक को ऐसे ही नहीं खरीद लेगा. उसमें भी हमारा क्वालिटी के चेक्स एंड बैलेंसेस विल ऑलवेज बी इन प्लेस. वो पास करेगा तो ही हम मोमेंटम स्टॉक्स खरीदेंगे. सिमिलरली इन वैल्यू फंड, कोई भी हम टॉम डिक एंड हैरी स्टॉक जो सस्ते दाम पे ट्रेड कर रहे हैं उसको हम नहीं खरीदेंगे. ओनली एंड ओनली इफ इट पासेस आवर क्वालिटी चेक्स एंड बैलेंसेस, तो ही वो हमारे पोर्टफोलियो में आएगा. So NJ momentum fund and NJ value fund, how these two are different? राइट.
सो पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट मोमेंटम एंड वैल्यू इज, थोड़ा डिटेल में समझते, मैंने ब्रीफली स्टार्टिंग में थोड़ा बताया, जी बट मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम इज बिल्ट ऑन दिस कंसेप्ट ऑफ आइजैक न्यूटन दैट एन ऑब्जेक्ट दैट स्टेज इन मोशन टेंड्स टू बी इन मोशन फॉर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम अंटिल कोई एक ऑपोजिट फोर्स आता है। जैसे एक पेंडुलम का हम एग्जांपल ले, एक पेंडुलम उसके मोशन में जाता है, उसका मोशन जो है वो स्विंग कंटिन्यू रहता है। क्यों? बिकॉज उसने वो पकड़ ले लिया है, उसने वो मोमेंटम ले लिया है। एक ये तो फिजिक्स की बात हो गई, साइंस की बात हो गई, और थोड़ा रिलेटेबल हम एग्जांपल ले, क्रिकेट का ही एग्जांपल ले। राइट तो आज हम बात करें आईपीएल 2026 की ही, तो गुजरात टाइटंस या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, या साई सुदर्शन एज अ प्लेयर ने, या विराट कोहली एज अ प्लेयर ने क्यों इतना अच्छा परफॉर्म किया? राइट, इट इज बिकॉज उनके अंदर वो एक मोमेंटम बिल्ड हो गया था। इन आरसीबी एंड जीटीएस टीम्स there was that winning momentum, so that brought that confidence in them. वो confidence आया तो उसके कारण जो है they could perform better and that streak continued. वो जो winning streak हम बोलते हैं, that winning streak continued. The same applies for a player like Sai Sudarshan or Shubman Gill or even Vaibhav Suryavanshi as well. कि वो कॉन्फिडेंस है, वो मोमेंटम चालू रहा, वो पकड़ आ गई तो पकड़ नहीं आगे वो बूस्टर दिया। राइट, एक और एग्जांपल हम ले, बहुत लोगों को शायद पसंद आएगा, तो धुरंधर। हाँ, धुरंधर मूवी इतना फेमस मूवी हो गया, इतना हिट हो गया, ब्लॉकबस्टर हो गया। व्हाई? बिकॉज जनरली कोई अच्छा एक ब्लॉकबस्टर मूवी आता है तो व्हेन पीपल सी इट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ द रिलीज, तो एक हाइप बन जाता है, लोगों को बहुत पसंद आता है, लोग वो पूरा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करते हैं, एंड दैट फर्दर क्रिएट्स दैट फोमो, दैट फर्दर क्रिएट्स दैट हाइप, दैट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट। एंड इसीलिए आज मान लो कि मुझे कोई 2-3 हफ्ते बाद धुरंधर के रिलीज के बाद मुझे बताए कि निर्मय आपने धुरंधर नहीं देखा तो क्या किया, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज इन बॉलीवुड, तो आज मुझे भी वो होगा कि यार मैं भी ये मिस आउट कर रहा हूँ, मुझे भी जाना चाहिए। तो इसी के लिए उसके बाद वो 2-3 वीक के बाद भी जो उसका बॉक्स ऑफिस सेल जो है वो ट्रेंड में रहता है, कंटिन्यू में रहता है। इवन फॉर यूट्यूब वीडियोस और रील्स जो ट्रेंड में आ जाते हैं, तो ट्रेंड पकड़ में आ जाते हैं। तो दैट इज सिंपली व्हाट द मोमेंटम इज। स्टॉक मार्केट में हम बात करें तो जस्ट लाइक दैट एग्जांपल वी टुक फॉर अ क्रिकेट टीम और धुरंधर, सिमिलरली स्टॉक्स भी ऐसे होते हैं कि एक बार जो तेजी में आते हैं वो पकड़ में आते हैं। लेट्स से लास्ट 6-12 महीने में वो एक तेजी में आ गया है स्टॉक, तो फॉर द नेक्स्ट 6 months और सो दैट स्टॉक में टेंड टू रिमेन इन दैट गुड मोमेंटम। ये होता है इसलिए है कि एक बार एक तेजी पकड़ लेता है कोई भी शेयर, उसके बाद लोगों में और इंटरेस्ट उसमें जगता है और अटेंशन लोग उसमें देने लगते हैं। राइट, सो दैट इज द रीजन वो फोमो भी क्रिएट होता है, इन्वेस्टर साइकोलॉजी होता है, फिर और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी उसमें आते हैं, एंड दैट इज वाई दैट ट्रेंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर यू नो दैट 6 months और 12 months ऑफ रैली। तो जनरली हम बोलते हैं इन्वेस्टिंग में बाय लो सेल हाई, मोमेंटम में हम ऐसा बोलते हैं कि बाय हाई एंड सेल हायर, क्योंकि ऑलरेडी जब हम बाई कर रहे हैं तो हाई तो हो ही गया है, बट थॉट प्रोसेस वो है कि इसका बिकॉज मोमेंटम एक अच्छा बन गया है तो और भी 6 महीने 3 महीने के लिए वो और हायर जाएगा और तब हम उसमें से एग्जिट करेंगे। तो दैट इज अबाउट मोमेंटम फैक्टर इन जनरल। इन जनरल इट इज अ हाई चर्न स्ट्रेटेजी, रिस्की स्ट्रेटेजी होता है, बिकॉज जैसे विनिंग स्ट्रीक बनती है तो लूजिंग स्ट्रीक भी तुरंत बन जाती है, और लूजिंग स्ट्रीक बनती है तो उसका ही वो डाउन साइड भी है। तो वैसे ही शेयर मार्केट में भी एक अच्छा मोमेंटम जैसे बनता है तो खराब मोमेंटम भी बनने में टाइम नहीं लगता है, तो उसके कारण वो स्ट्रेटेजी में चर्निंग भी होता है और उसमें क्या है रिस्क भी शॉर्ट टर्म में रह सकता है। अभी हम बात करें हमारे मोमेंटम फंड की, तो ब्रीफली मैंने टच कर दिया कि इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल मोमेंटम स्ट्रेटेजी। आज नॉर्मल मोमेंटम स्ट्रेटेजी क्या करे कि लेट्स से 500 स्टॉक का यूनिवर्स है, फॉर इंस्टेंस निफ्टी 500 का, उसमें से इट में सिलेक्ट द बेस्ट 50 कंपनीज प्योरली बेस्ड ऑन मोमेंटम विदाउट अप्लाइंग एनी अदर फिल्टर्स, एनी क्वालिटी फिल्टर और वोलेटिलिटी फिल्टर और लेट अस से इवन फोरेंसिक एंड गवर्नेंस फिल्टर। बट जो हमने बताया कि एज अ फंड हाउस हमारा जो है वो क्वालिटी पे फोकस रहने ही वाला है, वो पहले भी था अभी भी रहेगा। दैट्स व्हाई आवर अप्रोच विल बी दैट फ्रॉम दैट 500 कंपनी यूनिवर्स, द टॉप लार्जेस्ट कंपनीज 500 कंपनीज, द निफ्टी 500 कंपनीज, उसमें से हम ये क्वालिटी के
वोलेटिलिटी के, फोरेंसिक एंड गवर्नेंस के फिल्टर्स लगाएंगे और उसमें से जो शॉर्टलिस्ट होके कंपनीज आएगी, लेट्स से अराउंड 150 to 200 कंपनीज, उसमें से 40 शेयर का हम पोर्टफोलियो बनाएंगे बेस्ड ऑन मोमेंटम। तो इसका फायदा ये होगा कि कोई भी जंक क्वालिटी कंपनी, जैसे कि जिसको हम मोमेंटम ट्रैप बोलते हैं, कि वो लॉस मेकिंग बिजनेस है या कैश बर्न कर रहा है या हाई डेट लेके बैठा है या प्रमोटर ने बहुत ज्यादा शेयर प्लेज कर दिया है या हाई वोलेटिलिटी है वो शेयर की, फिर भी वो मोमेंटम में है। एक फेमस आपको एग्जांपल दे, हम सबको रिलेट होगा कि अराउंड अक्टूबर 2009 से 2010 में इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरलाइंस कंपनी थी। इट वाज अ वेरी फेमस वन, आई वुडंट टेक द नेट, बट वो कंपनी का आप शेयर का प्राइस देखोगे तो इन द 12-month पीरियड इट गिव अ रिटर्न ऑफ अराउंड 150%। तो आज मैं कोई ये क्वालिटी के फिल्टर्स या वॉलेटिलिटी या गवर्नेंस के फिल्टर्स ना लगाऊं तो मेरे मोमेंटम फंड में आ ही जाता। So that was a trap. दैट वाज अ ट्रैप। व्हाई इट वाज अ ट्रैप? क्योंकि उधर से नेक्स्ट 12 महीने का आप रिटर्न देखोगे तो -70% जितने का था, तो 12 से 15 महीने का। सो वो वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ उसमें इन्वेस्टर को। और ये क्यों हुआ? इट वाज बिकॉज वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी ही नहीं, उसके लॉस सालाना बढ़ते जा रहे थे, कैश फ्लो का इश्यू था, लिक्विडिटी का इश्यू था, कर्जा बढ़ते जा रहा था, डेट बढ़ते जा रहा था, बट फिर भी ड्यू टू एनी XYZ रीजन वो मोमेंटम में पकड़ में आ गया। एंड अगर मैं ये फिल्टर्स ना लगाऊं तो ऐसे शेयर हमारे पोर्टफोलियो में आ सकते, विच आर एज यू राइटली सेड ट्रैप्स। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ये फिल्टर्ड मोमेंटम अप्रोच का। तो एनजे मोमेंटम फंड इज अ फिल्टर्ड मोमेंटम फंड, यू कैन से। दैट इज व्हाई हमारा टैगलाइन भी है क्वालिटी के साथ मोमेंटम। अभी सेम हम बात करें वैल्यू की, तो वैल्यू पहले होता क्या, एक सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो लेट्स से आज मुझे कोई शर्ट खरीदना है, मुझे एक शर्ट बहुत पसंद है पर उसकी दाम जो है वो लेट्स से 2000 रुपए का है, तो मुझे 2000 रुपए में वो वर्थ नहीं लग रहा है। लेकिन लेट्स से वो कंपनी ने कोई डिस्काउंट लगाया, लेट्स से स्पेशल दिवाली ऑफर लगाया और वो अभी शर्ट मुझे 1500 रुपए में मिल रहा है। आई एम गेटिंग दैट सेम शर्ट, दैट सेम आइटम, दैट सेम क्वालिटी, बट एट अ डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज। सो देन इन दैट केस आई वुड वांट टू बाय दैट शर्ट, राइट? क्योंकि वो सेम चीज मुझे सस्ते Sir, value for money. इट्स अ वैल्यू फॉर मनी। तो जैसे वो शर्ट वैल्यू फॉर मनी है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में काफी बार थोड़े स्टॉक्स जो होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी हो जाते। कैसे? कि उसका जो बाजार में आज दाम है, उसका दाम बाजार का जो है दैट इज एट अ लोअर प्राइस देन द एक्चुअल वर्थ ऑफ द कंपनी। एक्चुअल वो कंपनी की वर्थ लेट से 1000 रुपए पर शेयर की हो सकती है, लेकिन वो बाजार में 700 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो 300 रुपए डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो दैट इज व्हाट अ वैल्यू इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी और अ वैल्यू फैक्टर ट्राइज टू आइडेंटिफाई, कैसे रिलेटिवली सस्ते कंपनीज में ट्राई इन्वेस्ट करें। यस, शॉर्ट टर्म में या इवन मीडियम टर्म में हो सकता है कि वो 700 का भाव 1000 तक ना भी पहुंचे और लंबे समय तक वो हमें पेशेंस रखना पड़ता है एक वैल्यू फंड में, बट ये वैल्यू का बेसिक प्रिंसिपल ही ये है। अभी जस्ट लाइक मैंने फिल्टर्ड मोमेंटम की बात की फॉर अवर मोमेंटम फंड, हमारे वैल्यू फंड में भी वी विल अप्लाई अ फिल्टर्ड वैल्यू स्ट्रैटेजी। सो वी विल नॉट सिलेक्ट एनी कंपनी XYZ कंपनी जो सस्ते दाम पे ट्रेड कर रही है। We will apply our quality, forensic governance, volatility, checks and balances, और उसके बाद जो कंपनियां बचेगी उसमें से करीबन 75 कंपनी का 75 स्टॉक्स का हम एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, which will have all the 75 companies that have passed all these basic filters and at the same time they are trading at a relative attractive valuation to their peers. Right. Superb. So if I have to just summarize in very simple words, आप बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट टू बेसिक क्वालिटी चेक्स, जो भी हमारे फॉरेंसिक चेक एंड अदर क्वालिटी पैरामीटर्स, तो सब्जेक्ट टू ऑल दोज चेक्स इन एनजे मोमेंटम फंड वी विल ट्राई टू इंक्लूड दो स्टॉक्स जो आज अच्छी फॉर्म में और ट्रेंडिंग में है। बिल्कुल। सिंपल शब्दों में तेजी में जो है, तेजी में, जैसे वैभव रघुवंशी हम लोग बोल सकते हैं, एक समय पे वीरेंद्र सहवाग, बिल्कुल कि जो ट्रेंडिंग थे और फॉर्म में थे, तो दैट इज एनजे मोमेंटम फंड। करेक्ट। दूसरी तरफ जो एनजे वैल्यू फंड है, तो उसमें भी आप बोल रहे हैं सब्जेक्ट टू दी क्वालिटी चेक्स। आज जो स्टॉक्स शायद फॉर्म में नहीं है पर उनके अंदर इनहेरेंट वैल्यू बहुत अच्छी है, शायद जसप्रीत बुमराह, बिल्कुल, कि शायद आज फॉर्म में नहीं है, एब्सोल्यूट, रिसेंटली शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, पर सभी को मालूम है कि वो एक है तो हीरा, तो दे आर डायमंड्स। दे मे नॉट बी ट्रेंडिंग टुडे बट इन लॉन्ग टर्म दे हैव द कैपेबिलिटी टू
आउट परफॉर्म मेनी अदर प्लेयर्स, राइट? 100%। सो दैट इज, उसमें पेशेंस हमें रखना। उसमें पेशेंस रखनी पड़ेगी कि शायद आने वाले 2-3 मैच में भी नहीं चलेगा, बट sooner or later they are going to perform because they have a track record, they are consistent, and they have proven their merit in all the adverse conditions, right? Yes. So in simple words, this is NJ Momentum Fund and NJ Value Fund. और यस, मैं बोलना भूल गया, तो जैसे ही मैंने बताया कि एनजे मोमेंटम फंड का टैगलाइन है क्वालिटी के साथ मोमेंटम, बहुत सिंपल क्लियर कट है, वैसे ही एनजे वैल्यू फंड का टैगलाइन है क्वालिटी के साथ वैल्यू। Okay. So ये जो हमारे दो फंड हैं, they would be different from other factor funds in the market. यस, तो जो ओवरऑल मैंने बात किया कि स्पेसिफिकली रादर देन टॉकिंग अबाउट अ फैक्टर्स फंड, बट एक मैं ओवरऑल मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स या ईटीएफ की बात करूं, आज मोमेंटम बेस्ड इंडेक्स फंड्स ईटीएफ्स काफ़ी है, वैसे ही वैल्यू बेस्ड इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स भी काफ़ी अवेलेबल है। तो उसके सामने जो मेन डिफरेंशिएशन ही होगा वो ये होगा कि हम क्वालिटी लगाने के बाद, क्वालिटी, वोलेटिलिटी, फोरेंसिक गवर्नेंस फिल्टर्स लगाने के बाद हम मोमेंटम चुन रहे हैं फॉर आवर मोमेंटम फंड, एंड सिमिलरली क्वालिटी, लो वोलेटिलिटी, फोरेंसिक गवर्नेंस लगाने के बाद हम वैल्यू चुन रहे हैं फॉर आवर वैल्यू फंड। तो दैट्स व्हाई इट्स अ फिल्टर्ड मोमेंटम अप्रोच एंड अ फिल्टर्ड वैल्यू अप्रोच, राइट, वर्सेस अ 100% मोमेंटम अप्रोच और अ 100% वैल्यू अप्रोच। और जो हमने बात की, ये जो बाकी मार्केट में से इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ्स अवेलेबल है, उसमें यस, वन ऑफ द मेजर रीजंस इज, वन ऑफ द मेजर आई वुड से कैविएट्स इज कि कोई मोमेंटम ट्रैप या वैल्यू ट्रैप भी उसमें आ सकता है, जिसकी संभावना हमारे ये फंड में आने की काफी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ दीज फिल्टर्स। तो आप बोल रहे हैं कि, बट इसका मैं एक काउंटर भी बताना चाहूंगा, सिंस यू आस्क्ड, तो जब ऐसी कंपनीज के जो खराब क्वालिटी वाली मोमेंटम कंपनीज है या खराब क्वालिटी वाली वैल्यू कंपनीज है, जो हमारे फंड में तो मोस्ट केसेस में नहीं आएगी, बट शायद वो एक 100% प्योर मोमेंटम स्ट्रेटेजी या प्योर वैल्यू स्ट्रेटेजी में आ सकती है, तो उस टाइम पे अगर वो कंपनीज बहुत अच्छा कर रही होगी, तो ऐसे शॉर्ट पीरियड में यस, आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा मोमेंटम फंड या हमारा वैल्यू फंड वो इंडेक्स से या वैसी स्ट्रेटेजी को अंडर परफॉर्म कर सकता है। ओके, करेक्ट। सो नेव में एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो आपने 4 फैक्टर्स बताए, क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम, लो वोलेटिलिटी, सो डिफरेंट फैक्टर्स परफॉर्म डिफरेंटली एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। यस, तो कई बार ये साइक्लिकलिटी चलती रहती है, तो इन्वेस्टर्स को क्या ध्यान रखना चाहिए या किस तरह से इन्वेस्टर्स को बिहेव करना चाहिए व्हाइल दे आर इन्वेस्टिंग इनटू सम स्पेसिफिक फैक्टर्स? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा, एंड जो आपने ये वर्ड भी यूज किया फैक्टर सिक्लिकलिटी, थोड़ा टेक्निकल टर्म है, बट सिंपल भाषा में हम बताए तो कि अलग अलग समय में, अलग अलग सीजन्स में, मार्केट के भी सीजन्स आते हैं, तो अलग अलग सीजन्स या साइकिल्स हम बोले, तब अलग अलग फैक्टर्स। और जैसे मुझे मालूम है कि वैल्यू बहुत सालों से नहीं चल रहा था, फिर एकदम चला है, तो लास्ट 3 से 5 साल में वैल्यू एज अ फैक्टर हैज बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग फैक्टर, आउट परफॉर्म ऑल द फैक्टर्स। Bhushan ji, it has given a CAGR of more than 28% over the last 5 years as on 31st of March 2026. Now it has beaten all the other It factors. has beaten all the other factors by a very very fat margin. और उसी जो आपने बताया कि उसी को मैं पहले देखूं, अगर ये 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2026 देखूं तो वैल्यू क्लियर कट विनर है, बट अगर मैं उसको 31 मार्च 2015 से नहीं 31 मार्च 2020 के पीरियड में देखूं तो वही 4 फैक्टर, वही निफ्टी 500 मार्केट, बट वो पीरियड में वैल्यू सबसे पुअर परफॉर्मर रहा। और गेस करिए ये जो 28-28.5% CAGR जो लास्ट 5 साल में उसने दिया, वो फैक्टर ने, सेम फैक्टर ने 0.60% का नेगेटिव CAGR दिया है ओवर दैट 5 ईयर पीरियड, विच मीन्स रफली अराउंड 40% के आसपास का कैपिटल लॉस होना ऑफ एन इन्वेस्टर एब्सोल्यूट टर्म में। तो किसी ने अगर 31 मार्च 2015 को लाख रुपए वो वैल्यू इंडेक्स में डाले होते तो उसकी वैल्यू 5 साल बाद भी, कोविड का बॉटम था यस, बट 5 साल बाद भी उसकी वैल्यू जो होती वो करीबन 60,000 हो गई होती, जबकि बाकी सारे फैक्टर्स इंक्लूडिंग द मार्केट में वो पॉजिटिव रही होती डिस्पाइट द कोविड बॉटम। तो ये क्यों होता है? इज इट बिकॉज वैल्यू कुछ चेंज हो गया, उस टाइम पे वैल्यू बहुत खराब था, या उसमें कुछ बदलाव आ गया अभी लास्ट 5 साल में? बिल्कुल नहीं। इट इज एज आई सेड पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जर्नी।
जो मार्केट होता है उसकी भी साइकिल्स होती है, सीजन्स होती है। जैसे एक लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट होता है या मार्केट रिकवरी का एनवायरनमेंट होता है, तो उसमें जो वैल्यू फैक्टर जनरली काफ़ी अच्छा करता है। एक तेज़ी का एनवायरनमेंट है, बुलिश एक एनवायरनमेंट है, तो उसमें मोमेंटम डज वेरी वेल। एक आपका ओवरऑल स्लो डाउन का या ओवरऑल लेट से डाउनफॉल का एनवायरनमेंट है, बेरिश एनवायरनमेंट है, तो वैसे टाइम पे डिफेंसिव फैक्टर सच एज क्वालिटी एंड लो वोलेटिलिटी दे डू वेरी वेल। तो दीज आर ऑल द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, द नेचर ऑफ द फैक्टर। जो प्रोटीन, फैट्स, वाइटामिन, उनके रोल ही अलग है। वैसे ये जो फैक्टर्स है वो बने ही इसलिए गए बिकॉज उनके रोल और कैरेक्टरिस्टिक ही अलग है। तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आज रिकवरी में जो है वैल्यू अच्छा ना करे और कोई और फैक्टर बेस्ट कर जाए। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई आज एक डाउनफॉल के पीरियड में, एक स्टीप करेक्शन के पीरियड में मोमेंटम सबसे कम गिरे। वो हमें अंडरस्टैंड करना है एंड दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। तो हाउ डू वी डील विद दिस, बिकॉज वो तो हमें पता है कि जस्ट लाइक large cap, mid cap, small cap, they don't perform all the same at the same time, or not IT and pharma or FMCG or auto or paints are all going to outperform at the same time। हम सेक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करते हैं, हम मार्केट कैप वाइज डाइवर्सिफाई करते हैं। वैसे ही इवन विद इन रूल बेस्ड फंड्स, इवन विद इन फैक्टर बेस्ड फंड्स, इन्वेस्टर को ये ध्यान में रखना है कि दे नीड टू डाइवर्सिफाई बिटवीन द फैक्टर्स। दे नीड टू डाइवर्सिफाई बिटवीन अ क्वालिटी फंड और अ स्ट्रेटेजी, अ वैल्यू फंड और अ मोमेंटम फंड। बिकॉज एज आई सेड, जब मोमेंटम चलेगा तब क्वालिटी शायद नहीं चलेगा, जब क्वालिटी चलेगा शायद वैल्यू नहीं चलेगा, जब वैल्यू चलेगा तब शायद मोमेंटम क्वालिटी कुछ भी ना चले। और हमें नहीं पता है कि यहाँ से अगले 5 साल या 10 साल कौन सा फैक्टर या कौन सा सेक्टर भी चलने वाला। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टाइम, इट इज़ अ फ्यूटाइल गेम टू टाइम के कौन सा फैक्टर अभी आउट परफॉर्म करेगा, राइट। अभी तो ये लास्ट 5 साल में वैल्यू बेस्ट कर गया, अगले 5 साल में वो करने वाला है कि नहीं वो किसी को नहीं मालूम है, राइट। तो एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन ही ये है that diversification is the only free lunch। सिंपल जो हैरी मार्कोविट्ज जी ने बताया है, डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली फ्री लंच, उसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये फैक्टर वाइज डाइवर्सिफाई करना है सो दैट हमारी जो ये जर्नी है वो एक स्मूदन आउट हो सके एज ए इन्वेस्टर। तो आप बोल रहे हैं कि जनरली वैल्यू और मोमेंटम दोनों का जो कोरिलेशन है वो काफी कम है। बिल्कुल। तो ये जो आपने वर्ड बताया कोरिलेशन, वो व्हाट दैट मीन्स इज कि दो स्ट्रैटेजी या दो स्टॉक या दो फंड कैसे बिहेव करते हैं। तो एक का रिटर्न जब बढ़ रहा है तो दूसरे का भी रिटर्न बढ़ रहा है कि नहीं, एक का रिटर्न घट रहा है तब दूसरे का घट रहा है कि नहीं। तो वैल्यू एज अ फैक्टर हैज वेरी लो कोरिलेशन विथ ऑल अदर फैक्टर्स, स्पेसिफिकली क्वालिटी एंड मोमेंटम, राइट। यानी जब वैल्यू बढ़ रहा है तब जनरली क्वालिटी या मोमेंटम फंड्स या स्ट्रेटेजीज नहीं उतने बढ़ रहे होंगे एंड वाइस वर्सा। यही मेन एडवांटेज है क्योंकि हमें पता नहीं है कब कौन सा बढ़ने वाला है। बट आज मैं ओवरऑल ऐसे लो कोरिलेटेड फैक्टर्स के बीच मेरा एलोकेशन करूं जैसे कि क्वालिटी, वैल्यू, मोमेंटम, विच इज वन ऑफ द मेन रीजंस एज वेल कि हम ये दो फंड्स ला रहे हैं कि हम एक बेटर रिस्क एडजस्टेड बैलेंस्ड एक्सपोजर इन्वेस्टर को दे सके, दैट दे डेफिनेटली गेट बाय एलोकेटिंग थ्रू दिस, राइट। तो निर्मय जी, मेरा आखिरी सवाल है कि वी हैव लैक्स ऑफ कस्टमर्स और हजारों हमारे पार्टनर्स अक्रॉस इंडिया। तो मुझे अगर आपसे सिंपल शब्दों में समझना हो कि एनजे मोमेंटम फंड कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए ठीक रहेगा और एनजे वैल्यू फंड किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। वेरी फेयर पॉइंट, बट रादर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट एनजे मोमेंटम फंड और एनजे वैल्यू फंड, जो हमने फैक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की स्टार्टिंग में, मैं उसी चीज़ को वापस दोहराना चाहूँगा। तो आज मान लीजिए कि कोई इन्वेस्टर है जो बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर है, राइट, एकदम लॉन्ग टर्म उसका होराइजन है। लॉन्ग टर्म तो कोई भी फैक्टर के लिए 5 से 7 साल तो बेयर मिनिमम है, उसके नीचे तो हमें डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। बट लेट्स से देयर इज एन एक्सट्रीमली अग्रेसिव इन्वेस्टर who has a long term horizon and who is okay कि शॉर्ट टर्म में उसका पोर्टफोलियो लेट से 30-40% भी गिर गया या बाजार से काफ़ी ज़्यादा गिरा मार्केट करेक्शन में, तो पचा पाएगा वो चीज़ को, उसकी SIP स्टॉप नहीं करेगा, उसके कंपाउंडिंग को स्टॉप नहीं होने देगा, रीडिंग नहीं करेगा, पैनिक सेलिंग नहीं करेगा और वो उसके लॉन्ग टर्म गोल पे टिका रहेगा और
क्यों वो टिकना चाहता है, क्यों वो इतनी वॉलेटिलिटी लेना चाहता है, कि उसको लॉन्ग टर्म में एक बेटर हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न मिल सके। तो यस, ऐसी क्लैरिटी वाला कोई इन्वेस्टर हो तो उसके लिए एक मोमेंटम स्ट्रेटेजी एकदम बेहतरीन हो सकता है। एनजे मोमेंटम फंड इज वन सच स्ट्रेटेजी फॉर देम। अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको अंडर वैल्यूड कंपनीज में पैसा लगाना है, जो हमने बात की कि बुमराह टाइप स्टॉक्स में पैसा लगाना है, कि हीरो में लगाना है, और उसको पता है कि वो हीरा हीरा बनने के लिए वो घिसेगा और फिर हीरा जब निकल के आएगा उसमें काफ़ी समय भी लग सकता है, उसमें वो पेशेंस भी है कि शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल भी हो सकता है, अंडर परफॉर्म भी कर सकता है, बट उसको वैसे हीरो में पैसा लगाना है, अंडर वैल्यूड कंपनीज में पैसा लगाना है, तो एक वैल्यू फंड जैसे कि एनजे वैल्यू फंड कैन बी गुड फॉर देम। कोई ऐसा इन्वेस्टर है जिसको स्टेबल कंपनीज में, अच्छे बिजनेसेस में पैसा लगाना है, गुड क्वालिटी बिजनेसेस में पैसा लगाना है, या जिसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसको ऐसा नहीं चाहिए कि भाई हर तेजी के बाजार में मेरा फंड या मेरी स्ट्रेटेजी बेस्ट परफॉर्म करे, बट ओवरऑल जब बाजार गिरे तब मेरा फंड या मेरी स्ट्रेटेजी कम गिरनी चाहिए, स्टेबल कंसिस्टेंट रिटर्न मिलने चाहिए। तो दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स कैन गो फॉर अ लो वॉलेटिलिटी और अ क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट। सो in our case in NJ mutual fund, if I have to tell, then they can definitely go for a NJ flexi cap fund or an NJ balanced advantage fund or even an NJ ELSS tax saver, because they are all high quality focused products. Now this is at a overall level. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से सेगमेंट में एज ए इन्वेस्टर फिट करते हो, एंड आई एम श्योर एनजे पार्टनर के थ्रू आप कनेक्ट करके ये राइट पूरा चेक कर सकते हो, बिकॉज ये आप चेक नहीं करोगे, आपका सूटेबिलिटी आप चेक नहीं करोगे, तो फैक्टर तो राइट है, फंड तो राइट है, बट कौन सा आपके लिए राइट है वो आपको पता नहीं चलेगा। सो इफ आई हैव टू जस्ट समराइज निर्मय, अगर मैं एनजे मोमेंटम और एनजे वैल्यू फंड की बात करूं, तो मोमेंटम टिपिकली आइडेंटिफाइज द अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल इन करंट फॉर्म, यस, और हमारा जो वैल्यू फंड है दैट विल आइडेंटिफाई द प्राइस, बिल्कुल, इफ इट इज अवेलेबल एट अट्रैक्टिव प्राइस। पर दोनों में क्वालिटी डिसाइड करेगा कि ये हमारे पोर्टफोलियो में आएगा कि नहीं आएगा। क्वालिटी फिल्टर्स आउट द नॉट, क्वालिटी फिल्टर्स आउट द राइट। बिल्कुल। So thank you very much, Nirmin, for giving a very simple explanation of factors and logic of launching NJ Momentum Fund and NJ Value Fund. तो दोस्तों 10th of July we are launching these two NFOs, and like the kind of support we got in NJ Flexi Cap, we would look for your wholehearted support in NJ Momentum Fund and NJ Value Fund. Both the funds are very good. दोनों में अलग अलग फैक्टर हैं, पर क्वालिटी का एक डेफिनेटली एक फिल्टर रहेगा फॉर द क्रिएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। तो जैसा निर्मय ने बताया कि आपके कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, इफ इज़ अ रिलेटिवली एग्रेसिव कस्टमर जिनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, दे कैन डाइजेस्ट वॉलेटिलिटी, तो यू कैन ऑप्ट फॉर एन एनजे मोमेंटम फंड। और अदरवाइज एक थोड़े कॉन्जर्वेटिव कस्टमर के लिए, दो जिनके पास पेशेंस भी है टिके रहने के लिए, यू कैन एडवाइज अ एनजे वैल्यू फंड। So definitely we will do more and more road shows in all these cities, and we will meet you personally also to discuss. So thank you once again, Nirmay, for beautiful explanation of factors, and hopefully we will have more sessions coming days on this subject also. Thank you very much, and we can wind up now. Thank you very much once again, Kulbhushan bhai, for having me, and thanks to all the listeners for patiently listening till the end. Thank you very much. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.